एग्रेसिव अकाउंटिंग फॉलो करेगा, कैपिटलाइज करेगा। और दूसरा अगर बाई चांस ऐसा है कि सर ऑलरेडी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है और सुपर नाउन और लगता है संभाल नहीं पाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उस केस में हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि कैपिटलाइज करना चाहिए, उसको क्या करेगा, एक्सपेंस, जिससे कि इस साल का प्रॉफिट जो नॉर्मली हाई है वो डिसेंट लेवल्स पे आ जाए। तो नेक्स्ट ईयर का भी जब कोई ट्रेंड एनालिसिस करे उसको एक कंपनी रिस्कियर लगे कि लेस रिस्कियर लगे, लेस रिस्की, बिकॉज़ द अर्निंग्स आर लेस वोलेटाइल, द सीएफओ इज लेस वोलेटाइल। So many a times it may so happen that there could be a case where a company जानबूझ के conservative accounting की है, but if you look at the broader picture you will find the objective was to smoothen earnings. It was not to be conservative, it was to smoothen earnings. ठीक है? और expensing में क्या हो रहा है? Expensing में assets equal to liabilities plus equity and revenue minus expense is equal to profit. If we incur a cost and we decide to expense it off, the expense is what, high? It's an outflow under CFO, so CFO is what, low. If you expense away a cost, the CFO is low, na? Expense is high, profit is what, low. If profit is low, accordingly, your retained earning is what, low. Equity is what, low temporarily. Assets are also low. Capitalizing versus expensing, obviously it's one of the major decisions. So when in doubt, if you are capitalizing, that's aggressive. When in doubt, you are expensing, so that is what? Conservative. Which means we could have one adjustment in the exam wherein they say that इतना खर्चा लगा था जिसको capitalize किया गया, जिसको capitalize किया गया, ठीक है? तो if you feel that वो capitalize नहीं करना चाहिए था, जिससे experience आ जाएगा सब करते करते, तो उस केस में आपने तो उसको reverse back करना पड़ेगा, ठीक है? You have to reverse back, take it out of assets, ठीक है? Show it under expense. अगर उससे रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन डेबिट किया हुआ है उसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइल आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट। ओके, ठीक है? इट्स दो बुलेट दिया हुआ है, कैपिटलाइजिंग दैट इज व्हाट, एग्रेसिव, एक्सपेंसिंग दैट इज व्हाट, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, रूल्स फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। Rule for capitalization of interest cost. Take a easy section and you will remember, if a firm, if IBM is building a factory, so in that case, if it takes a debt in order to build a factory, so the interest on debt for the construction period, both under IFRS and US GAAP should be what, capitalized. If you are constructing an asset, in that case you have taken debt, so the interest cost incurred for the construction period, according to US GAAP and IFRS, not according to the analyst, according to US GAAP and IFRS, interest for the construction period should be what, capitalized. Okay, interest for the construction period should be capitalized. That is what both US GAAP and IFRS allow. Okay, so उसमें L1 में भी used to discuss that अगर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक लोन दिया हुआ है, तब तो उसका इंटरेस्ट इजीली आइडेंटिफिएबल है, तो वो कैपिटलाइज होगा। बट अगर जनरल डेट है, कंपनी में बहुत तरह का डेट है और कुछ डेट इसके लिए काम आ रहा है, तो वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ द वेरियस लोन्स। वेटेड एवरेज 4-5 लोन है, तो चारों पांचों का एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाले और उसके हिसाब से कैपिटलाइज किए ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। बोलेगा इक्विटी फंड्स लगा तो क्या निकालने वहां से उसको कैपिटलाइज कर देता हूं, इट इज ओनली फॉर व्हाट, इंटरेस्ट। क्या ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम इतना बोला कि यूएस GAAP IFRS क्या बोलते हैं? अपने लिए इंपॉर्टेंट शब्द में ये है कि अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हुआ है तुमको रिवर्स बैक करना, तुम्हारे काम ये आने वाले। अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हुआ है, वो अकाउंटेंट किया है, ठीक है, वो सही है, वो लीगली कुछ गलत नहीं किया, अलाउड है, पर अपने को लगता है एज एन एनालिस्ट इंटरेस्ट पीएल का आइटम, वो पीएल में ही आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? पीएल में आना चाहिए। तो द मोस्ट एडजस्टमेंट व्हिच आई हैव सीन इन द पेपर्स वो ये होता है कि बोलेगा इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हुआ है, ठीक है, तो आप एडजस्टेड सीएफओ निकालो, एडजस्टेड सीएफओ। तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ तो सीएफआई में आउटफ्लो चला गया, इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ तो आउटफ्लो कहाँ चला गया? सीएफआई में। तो उनको उस इंटरेस्ट को निकाल के आउटफ्लो कहाँ दिखाना है? सीएफओ में। तो सीएफओ कम करेंगे, सीएफआई क्या करेंगे? हाई। What you should write over there is that as an analyst we are supposed to reverse back the capitalization of interest. ठीक है? As an analyst we are supposed to reverse back the capitalization of interest. ठीक है? As an analyst we are supposed to reverse back the capitalization of interest. Reverse back. That means decrease CFO. Decrease CFO. Decrease CFO. You should decrease CFO by the amount of the interest capitalized. ठीक है? And increase CFI. Increase CFI because add back करो.
ऐड बैक करो। ऑब्वियसली और भी बहुत चीज होगा, ध्यान आ रहा होगा कि एसेट्स को निकालेंगे तो एसेट्स कम होगा, उसके अलावा उसको पीएल में दिखाएंगे प्रॉफिट कम होगा, उसके अलावा उस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन लग गया मतलब अकॉर्डिंगली वो डिफरेंस होगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं। कितना जान एक क्वेश्चन में कितना पूछ पाएगा, सारा का सारा एक आइटम सेट इंटरेस्ट में तो नहीं देगा, ठीक है। तो उस केस में काम केवल यही आता है कि आपको ये जानना है कि अगर आप रिवर्स करोगे तो सीएफओ क्या हो जाएगा, और अगर कैपिटलाइज किया हुआ तो सीएफओ क्या है, हाई। दैट इज द स्ट्रेस एरिया, ठीक है। हर आइटम का तो कोई एग्जाम का रिलेटेड जरूर समझना है कि व्हाट वुड दे टेस्ट इट ऑन द एग्जाम, ठीक है। तो रिवर्स बैक करने से अपने को सीएफओ कम करना, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, depreciation methods. Whatever method of depreciation we follow, whatever method, eventually total expenses, retained earning and equity would be what? Same. Is okay with you? Whatever method of depreciation you follow, eventually total expenses, retained earning and equity and all the methods would be what? Same. But since flexibility is given to us, इस बार LIFO वाला केस नहीं चल रहा है कि टैक्स में अगर आप LIFO फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में LIFO फॉलो करना पड़ेगा, वो चल रहा था ना। यहाँ पे अपना मन अलाउड है, तो टैक्स में दे फॉलो MACRS, टैक्स रिपोर्टिंग में दे फॉलो द मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम MACRS, टैक्स में द IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस दे फॉलो MACRS मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ओके, व्हाट्स द सेकंड वर्ड MACRS का? एक्सेलरेटेड। एनालिटिकली उस पे ध्यान दो, यानी कि टैक्स में दे फॉलो द एक्सेलरेटेड सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड। एंड फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग में अपना पर्पस क्या होता है? हायर प्रॉफिट दिखाना कि लोअर प्रॉफिट दिखाना? हायर। तो वी विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन। तो अपने स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे, वो लोग फॉलो करेंगे कौन सा? एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो उस कारण से अपना सबसे मेन चीज जो समझ में आना चाहिए सीएफए स्टूडेंट को कि फ्यूचर में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, because tax authorities are front loading an expense. Whenever they front load an expense, तो फ्यूचर में डिडक्शन कम अलाउड होगा, तो कम अलाउड होगा तो टैक्स ज्यादा चार्ज होगा, तो इट्स अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ना, DTL. Whenever the tax authorities front load an expense, best example accelerated depreciation. In that case, future में they are going to allow lower deduction, so we have to pay more taxes in future. It's a deferred tax liability, DTL. ठीक है, तो because if you remember DTL chapter जो है ना, एग्जाम्पल के बिना सका नहीं जाता। 2-3 एग्जाम्पल्स होता है पेटेंट, उसके बेसिस पे पूरा चैप्टर निकल जाता है, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी वाला। और DTL में तो एक्सेलरेटेड वर्सेस स्ट्रेट लाइन से बेटर एग्जांपल पहला नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स द मेन एग्जांपल। वी टॉक अबाउट डेफर्ड टैक्स आगे की तरफ, बट इन द रिदम ऑफ माय डिस्कशन निकल गया ये सब का नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मेथड को फॉलो करते हैं। खैर यहाँ पे जो दिया हुआ है व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन टेक इज ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम द फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का, बट यू नो दैट स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसमें व्हाट इज एग्रेसिव, सैलवेज वैल्यू ज्यादा लेना है कम लेना? ज्यादा। अगर सैलवेज वैल्यू ज्यादा लेगा तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कम आएगा, वैसे यूजफुल लाइफ हायर लेगा तो क्या हो गया? एग्रेसिव। तो एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू जो लिखा हुआ है वो एस्टिमेटेड, यूजफुल लाइफ जो लिखा हुआ है एस्टिमेटेड। दोनों को अगर जानबूझ के ज्यादा लेंगे तो इन दैट केस अपना डेप्रिसिएशन जो है पर ईयर क्या है? कम। तो किंगफिशर might be buying an aeroplane and using the estimated useful life of 25 years, and we find Air India is buying the same aeroplane and it's using a useful life of 15 years. So Kingfisher is engaging in aggressive accounting tactics, so that is the depreciation per year क्या है? कम है। So we do not acknowledge the same. So we got to compare with competitors ना, कि competitors जो वैसा ही PPA भी खरीद रहे हैं, वो लोग estimated life कितना लेते हैं, estimated salvage कितना लेते हैं, ऐसा कोई indication दिया रहा, तो in that case we may have to adjust depreciation. Clear? Estimates कहाँ पे दिया रहता है? Footnotes में। Estimated useful life, estimated salvage value, ये सारा footnotes में दिया रहता है. They can be seen and compared with other companies, the peers, for the purpose of seeing whether adjustments are required. डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस लेवल 1 से याद होगा। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में हमने जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इंडियन एनवायरनमेंट में होता है ना, उससे डबल होता है। तो 5 साल 40%, 5 साल का होना चाहिए कितना? 20 का डबल 40, ठीक है। 40%, तो 40% होने के बाद तो अपना इंडियन वाला चालू हो गया क्या? WDV 40% फिर WDV रिड्यूसिंग बैलेंस में लगा रहे हैं, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। नाउ वंस अगेन फॉर्मूला से मतलब नहीं है, काम केवल इतना है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस और वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग चैप्टर में काम आता है।
डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में, ओके, अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए you should not depreciate below the salvage value. You should not depreciate below the salvage value. Anyone में क्वेश्चन होता था कि 40% डेप्रिसिएशन है और 200 एसेट का दाम है और लास्ट में salvage value बोला 25, तो 200 का डेप्रिसिएशन करते जाएंगे तो भूल के हो सकता है 4th या 5th ईयर में तुम उसको 25 के नीचे पहुंचा दिया तो कितना बड़ा हो जाएगा? You cannot depreciate below salvage value. तो इस salvage value used in the formula? No. Salvage value is not used in the formula, but it is relevant because you cannot depreciate below what? Salvage value. However, ये ज़्यादा काम करें corporate finance में. However, for tax purposes, salvage value is irrelevant. For tax purposes, salvage value is irrelevant. You can depreciate the asset to zero. You can disrespect the salvage value altogether. Tax purposes के लिए salvage value irrelevant है. Capital budgeting का जो sums है ना corporate finance में कि मशीन खरीदे तो उन मशीन्स वगैरह में जो खरीदे तब उसमें जब डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो सैलवेज वैल्यू के नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज़ वहां पे टैक्स रेलेवेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर टैक्स पर्पसेस इग्नोर द सैलवेज वैल्यू, यू कैन टेक इट डाउन टू जीरो, बट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस यू कैन नॉट टेक इट डाउन टू जीरो, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कॉस्ट माइनस सैलवेज बाय प्रोडक्शन, ये जो लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस सैलवेज बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, दैट गिव्स अस डेप्रिसिएशन पर यूनिट. Here, which means this is the only method of depreciation that treats depreciation like a variable cost. Depreciation to variable cost बन गया तो बोलेगा depreciation per unit. So it becomes what? A variable cost. बाकी सब में तो depreciation is a fixed cost. यहाँ पे depreciation becomes a variable cost. Page number 86, asset impairment. Asset impairment, important. Asset impairment. So now, under US GAAP, there are two steps followed for asset impairment. One is the test of asset impairment, and the other is the measurement of asset impairment. There are two steps followed in asset impairment under US GAAP. One is the test of asset impairment and the other is the measurement of asset impairment, which means US GAAP में step one is the book value. Okay, is the book value greater than the fair market value of the asset? Is the book value greater than the fair market value of the asset? Is the book value greater than the fair market value of the asset? If yes, sorry, terminology गलत हो गया. Is the book value greater than the undiscounted cash flows from the asset? Is the book value greater than the undiscounted cash flows from the asset? कोई asset का definition क्या होता है? An asset is something which will generate future cash flows ना? तो उसका जो sum of the cash flows है, not the present value, sum of undiscounted. If the book value is greater than the undiscounted cash flows, तो एक asset से आने वाला है 1 लाख रुपए 1 साल बाद, 2 लाख रुपए 2 साल बाद, फिर 5 लाख रुपए जोड़े और अपने बुक्स में जो दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं? एक तरह से you should follow LCM every day, lower of cost of market. How can you show a book value which is greater than the undiscounted cash flows? So if yes, तो क्या होगा? Asset is what? Impaired. If yes, asset is impaired. Asset impaired हो गया. Asset is impaired. Asset impaired हो गया. और अगर impaired हो गया तो in that case impairment cost is equal to book value minus fair market value. Book value minus fair market value. If fair market value not given, then fair market value will be equal to the present value of the future cash flows. If fair market value not given, then fair market value will be the present value of the future cash flows. Present value of the future cash flow, मतलब the discounted future cash flows. ऐसा कुछ नहीं है कि fair market value discounted future cash flow होते हैं.
अगर FMP दिया हुआ आपको FMP यूज करना है, नहीं दिया हुआ है तो